गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बैंकर्स कैंपस पे आप सबका स्वागत है। आज का ये सेशन हम लेके आए हैं, हमारा ये पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल आइटम हमने आर्टिकल निकाला हुआ है और उसका हम एनालिसिस करेंगे। एडिटोरियल एनालिसिस का पीछे जो हमारा पर्पस है वो है कि स्टूडेंट का जो भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट, बैंकिंग सर्विसेज या और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो जाए। कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि लैंग्वेज पे कमांड का होना हमारा बेहद ज़रूरी है। लैंग्वेज पे कमांड के लिए हमारा वोकैब का होना भी एनरिच, वोकैब को भी एनरिच करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम इस बात को भी हम जानते हैं। इसीलिए इसकी हम जो शुरुआत कर रहे हैं, तो जिस पैसेज को हमने यहाँ से लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर से, उसका जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको हमने पहले शुरू के स्लाइड में हमने रखा हुआ है। उस वोकैब को हम पहले करेंगे, बाद में हम पैसेज को, और उस पे बेस कुछ एक क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका वर्ड है जिसको हम लर्न करेंगे, दैट इज स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ क्या है? आपको मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक फ्री ट्रेड डील होने वाला है, जो आप भी अखबार में पढ़ते आ रहे होंगे, सुनते आ रहे होंगे। कई महीनों से इस पे बात चल रही है। कई बार बात होती है कि हो गया, होने वाला है, लेकिन बात फिर से रुक जाती है, न किसी वजह से बात रुक सी जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव रीच्ड अ स्टैंड ऑफ। देयर इज a standoff. It has ended in a standoff. It has reached a standoff. मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। The talks between India and the United States of America has reached a standoff. That's ended in a standoff. मतलब क्या हुआ साहब कि बात किसी एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गई है जहां से आगे बात बढ़ ही नहीं पा रही है। तो जब कभी भी हम कोई चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ एक पॉइंट पे सहमति बन जाती है और कुछ पॉइंट पे सहमति नहीं बनती, जहां की बात जाके फंस जाती है, उस पॉइंट को हम स्टैंड ऑफ कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है? ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, उसके जो हम सुना, इसका मीनिंग है डेडलॉक, डेडलॉक और टेंस सिचुएशन बिटवीन टू साइड्स के बीच में जो भी एक सिचुएशन ऐसा हो जो टेंस हो, जहां पे बातें रुक जाए, उसको हम बोलेंगे स्टैंड ऑफ। और उसका जो सिनोनिम है डेडलॉक। अब देखिए, लॉक लगा है, डेड लॉक। डेडलॉक, ताला लगा देते हैं किसी बात को, ताला लगा देते हैं तो बंद सी हो जाती, आगे बढ़ नहीं पाती। आपको ऐसे याद रख सकते हो। डेडलॉक या ग्रिड लॉक, देखिए ग्रिड लॉक और डेडलॉक स्टैंड ऑफ का सिनोनिम हो गया। और उसके दो और है, इम्पैसे, आपने अखबार में अक्सर पढ़ा होगा ये टर्म, इम्पैसे अक्सर यूज करा जाता है। और स्टेलमेट, स्टेलमेट भी आपने सुना होगा। ये ऐसा एक सिचुएशन होता है जहां से दो साइड एकदम से जाके रुक जाती, बात बढ़ ही नहीं पाती, स्टेलमेट जिसको आप कहते हैं। ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका स्टैंड ऑफ का। और इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन या सेटलमेंट या हार्मनी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो बनता है वो एक टर्म आपने पढ़ा होगा, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब होता है सॉल्विंग, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू समथिंग, किसी भी चीज का एक सोल्यूशन कर लेना। कहते हैं कि इश्यूज, द इश्यूज, दीज इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड, हमने इनको रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व कर दिया मतलब मैंने इसका हल निकाल दिया। तो रिजॉल्व से रेजोल्यूशन बन जाता है, सेटल करना सेटलमेंट बन जाता है, हार्मोनाइज हार्मनी बनता है, एग्री करना से एग्रीमेंट बनता है। इस तरह समझ गया आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी है, द नेगोशिएशंस एंडेड इन अ स्टैंड ऑफ। अब आपको मैं एक चीज ग्रामर का पार्ट भी बता दूं। अब आपने यहाँ पे अ लगाया है, क्या होता साहब? डिटर्मिनर होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। ए एंड द आर्टिकल, और डिटर्मिनर भी हम इसको बोलते हैं। जहां जहां डिटर्मिनर होता है उसके बाद नाउन आता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ग्रामर के दृष्टिकोण से भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो डिटर्मिनर के बाद यहाँ पे नाउन को आना ही पड़ेगा। तो ये देखिए स्टैंड ऑफ आया, ये एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है। ये स्टैंड ऑफ एक नाउन हो गया, मतलब एक सिचुएशन है। इम्पैसे, डेडलॉक, ये सब के सब क्या हो गए? ये सब के सब नाउन है, नाउन के तौर पे काम करते हैं। सबके सब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे काम करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है, ये आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे साहब। नेक्स्ट स्लाइड है आपका प्रोवोकेटर। एक टर्म आपने सुना होगा, प्रोवोक करना। प्रोवोक, प्रोवोक करना का मतलब क्या होता है साहब? इंस्टिगेट करना। प्रोवोक करना इज टू इंसाइट करना या इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना। ओके, तो
प्रोवोक या इंस्टिगेट या इंसाइट, ये सारे सारे सिनोनिम्स है, सारे सारे वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे जो हम यूज करें, जो प्रोवोक करता हो किसी को, प्रोवोक, प्रोवोकेटर। तो प्रोवोकेटर जो टर्म आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया वो पर्सन, someone who provokes others, वो इंसान जो दूसरों को भड़काता है साहब, जो दूसरों को भड़काता है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोवोकेटर। सो प्रोवोकेटर मतलब जो प्रोवोक करता है, जो इंसाइट करता है, जो इंस्टिगेट करेगा। अब ये चूंकि नाउन है, इसको भी आप नाउन के तौर पे ही हम यूज करते हैं। तो सिनोनिम क्या बनाया आपने, इंस्टिगेट से देखिए क्या बन गया, इंस्टिगेटर। एजिटेट से क्या बना, एजिटेटर। इनसाइट से क्या बना, इंसाइटर। ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर, या एक टर्म आप इसके लिए और यूज कर सकते हो, रेबल राउजर, रेबल राउजर, या डेमोगॉग। एक टर्म आपने पढ़ा होगा, डेमोगॉग। डेमो, डेमो इज व्हाट, डेमोक्रेसी वाला डेमो, प्रजा, जिसको हम प्रजा बोलते हैं। डेमोगॉग मतलब क्या हुआ, जो प्रजा को, मासेस को मिसलीड करता हो, मिसलीड करता हो, प्रोवोक करता हो, उसके लिए हम बोलते हैं some of the politicians in India are demagogues, some are demagogues, some of the politicians are rebel rouser। rebel rouser मतलब पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भड़का देना, पब्लिक के इमोशंस को भड़का देना। ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसे इंसान को हम रेबल राउजर, इंसान मतलब यहाँ पे नेता ही, या मतलब जो मासेस को, हजारों लाखों लोगों को अपनी बातों से भड़का देता हो, उसी के लिए आप यूज करोगे ना रेबल राउजर, या डेमोगॉग, या इंस्टिगेटर, या इंसाइटर, या ट्रबल मेकर, या एजिटेटर, या प्रोवोकेटर। तो इस सब के सब सिनोनिम्स हो गए, और ये सब के सब नाउन है। ही इज अ डेमोगॉग, he is a demagogue, someone is a demagogue, someone is a rebel rouser। this is how we use this। okay बच्चे, अब देखिए एक सेंटेंस क्या बना, he was labeled a provocateur for encouraging protest among the youth। यूथ के बीच में, जो यूथ के अंदर, जो युवाओं के बीच में, युवाओं को भड़काता हो कि आप चलो ना ये काम करो, ये हंगामा काट दो, ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दो, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, प्रोवोकेटर बोलेंगे, प्रोवोक करने वाला, प्रोवोकेटर। आई गेस क्लियर बच्चे। अब इसका एंटोनिम देखिए आप, इसका एंटोनिम कौन होगा, पीस मेकर। पीस मेकर कौन है, जो शांति की बात करता है, शांति की बात करता है, पीस की बात करता है। मीडिएटर, मीडिएटर की बात, दोनों के दो पक्ष में अगर झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को खत्म करने की बात करता है, उसके लिए हम यूज करेंगे मीडिएटर। या कंसिलिएट करना, कंसिलिएटर। या पेसिफायर, पेसिफाई करना मतलब शांत करना, ये आप जानते होंगे, तो पेसिफायर। इस तरह से हम यूज करते हैं। आई गेस क्लियर, आपके समझ में आ गई ये बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो आपने समझते होंगे। कैटलिस्ट का मतलब होता है समथिंग दैट ट्रिगर्स और एक्सीलरेट्स द रेट ऑफ समथिंग। कोई भी किसी चीज के रेट को बहुत तेजी से काम कर, जो बढ़ा देता हो, उसको बोलते कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का काम करने का मतलब, कोई भी काम, जैसे कोई भी काम चल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे सरकार के खिलाफ या किसी भी समाज में किसी के खिलाफ कुछ लोग आपस में कुछ प्लानिंग, सरकार बहुत अच्छा नहीं कर रही है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसी में कोई एक नेता आता है जो डेमोगॉग है। डेमोगॉग, मान लीजिए कोई एक डेमोगॉग आ गया जो सरकार के खिलाफ बात करता है, तो वो क्या करेगा मालूम है, एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा, पब्लिक एंगर को और भड़का देगा। अब बड़ा तेजी से भड़का देगा तो डेमोगॉग हो गया, डेमोगॉगरी कर दी उसने। लेकिन उसने एक कैटलिस्ट का काम भी कर दिया। कैटलिस्ट का काम, जो धीरे धीरे बात हो रही थी उसके एक्सिलरेट कर दिया, उसके रेट को बढ़ा दिया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैटलिस्ट। है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, है ना, किसी चीज के स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं साहब। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट ट्रिगर्स, ट्रिगर करना। आपने राइफल में देखिए ना, एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर जैसे आप दबाते हो ना, वहां से जो बुलेट है वो निकल जाती है और वो बुलेट हिट कर देती है किसी को। जब तक हम ट्रिगर नहीं दबाते हैं, बुलेट उसके अंदर ही रहती है। तो ट्रिगर जैसे दबाएंगे बुलेट फायर हो जाएगा, तो वही उसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। समथिंग दैट ट्रिगर्स और एक्सिलरेट्स चेंज। चेंज तो हो रहा है, मैंने आपसे एक उदाहरण दिया ना अभी, कि लोग कुछ मन में, लोग कुछ आ रही है कि इस बार हम इस सरकार के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे, उसी में एक कोई और आ गया, नेता बाहर से कूद पड़ा और उसने उनके इस सेंटिमेंट्स को और भड़का दिया और वो तेज हो गया, आंदोलन तेज हो गया। इस तरह से आप समझ गए मेरी बात को। तो उसके लिए और जो सिनोनिम्स है कैटलिस्ट का, वो क्या बनेगा,
ट्रिगर करना, स्टिमुलस। अब ये देखिए कैटलिस्ट जो है, ट्रिगर यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुआ है, ये भी एक नाउन ही है, स्टिमुलस। और इसी का प्लूरल फॉर्म आपने पढ़ा होगा स्टिमुलाई। अगर इसी को स्टिमुलस नाउन पढ़ा होगा आपने, स्टिमुलस, स्टिमुलस का प्लूरल बन जाता है स्टिमुलाई। ये सिंगुलर है, स्टिमुलस लिखा हमने, स्टिमुलाई नाउन में अगर आपने पढ़ा होगा। कुछ एक ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो अस में जो खत्म होता है उसकी जगह पे अस को हटा के हम आई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिलेबस आपने पढ़ा हुआ, सिलेबस, तो सिलेबस का जो सिलेबस ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल आप क्या बनाते हो, सिलेबाय, सिलेबाय। ठीक उसी तरह से स्टिमुलस का प्लूरल हमने क्या बना दिया, स्टिमुलाई। समझ में आई बात? तो ये हो गया बच्चे। अब जो है दूसरा वर्ड जो आप इसके लिए, स्पार्क, स्पार्क नाउन के तौर पे यूज हुआ। ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब यहाँ पे गाड़ी, कार चलाने वाला नहीं है। ड्राइवर का मतलब होता है जो किसी चीज को प्रेरित कर देता हो, ज्यादा प्रेरक। हिंदी में इन सब का कैटलिस्ट का बोलो, ट्रिगर बोलो, स्टिमुलस बोलो, स्पार्क बोलिए या ड्राइवर बोलिए, इन सब का मतलब हो जाएगा प्रेरक, प्रेरक जिसको आप बोलते हो। मेरे ख्याल से क्लियर है कैटलिस्ट। ओके, अब इसका उल्टा देखिए क्या होगा। अब कोई भी चीज के एक्सिलरेट करता हो, एक्सिलरेट का उल्टा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे डिटरेंट या हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल या बैरियर, तो ये सारे के सारे जो काम करेंगे, किसी चीज की गति को रोक देगा, किसी चीज की गति को बढ़ा देगा, तो स्टिमुलस से हो गया, या ड्राइवर हो गया, या ट्रिगर हो गया, या कैटलिस्ट हो गया। लेकिन गति को अगर कम कर देगा तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, डिटरेंट टर्म यूज करेंगे, हिंड्रेंस यूज करेंगे, ऑब्स्टिकल यूज करेंगे, या बैरियर यूज करेंगे। हिंड्रेंस आपने सुना होगा, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल्स, या ना इम्पेडिमेंट एक और भी टर्म है, इम्पेडिमेंट जिसको हम बोलते हैं, इम्पीड से बनता है इम्पेडिमेंट। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो इसके एंटोनिम के तौर पे हम यूज करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, द पॉलिसी एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई साहब, नीति बनाई। अब गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो हो ही रहे ना, समाज में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम चल रहा है। लेकिन मान लीजिए एक ऐसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जीएसटी में पहले 5 स्लैब्स, मल्टीपल स्लैब्स थे। अब जीएसटी जो लगता है जीएसटी, उसमें 2 ही स्लैब मुख्य रूप से हैं, मुख्य रूप से 2 ही स्लैब्स हैं, एक 5% का है और एक 18% है, आपने सुना होगा, जानते होंगे आप। तो इसके बाद से क्या हुआ, मान लीजिए अगर इसको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा, 2 ही स्लैब रखा, तो इससे इकोनॉमी पर अगर पे अच्छे फर्क पड़ा, उसका इम्पैक्ट हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, जो जीएसटी में चेंजेस और जीएसटी में द टू हैविंग two slabs in the GST has functioned, has acted as a catalyst for the economic reforms या economic growth in India. तो 2 slabs जो आपने बनाया जीएसटी में, that has acted as a catalyst for economic reforms in India. क्लियर है साहब? चलिए अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं, 4th पे, इंस्टिगेशन। अब देखिए पहले वाले में हम लोगों ने बात करी थी इंस्टिगेट करना, तो इंस्टिगेट करना मैंने प्रोवोक करना। अब ये उसी का नाउन फॉर्म है, नाउन के तौर पे यूज करेंगे, ये बेहद ही आसान है। इंस्टिगेशन इज प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट और अर्ज करना। अर्ज भी एक टर्म आपने सुना होगा, अर्ज करना। सो अर्ज से अर्जिंग टर्म बन गया यहाँ पे, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेजमेंट, सप्रेशन, रेस्ट्रेंट और डेटरेंस। एक होता है डेटरेंट और एक होता है डेटरेंस। तो डेटरेंस जो है भी हम नाउन के तौर पे हम यूज में लेते हैं। रेस्ट्रेंट, सप्रेशन, डिस्करेजमेंट, ये सारे के सारे जो टर्म आप यूज कर रहे हो वो नाउन के तौर पे हम यूज करते हैं। ये भी नाउन है, इसका सिनोनिम भी नाउन होगा, इसका एंटोनिम भी नाउन ही होगा। इस बात को भी थोड़ा हमें ख्याल रखने की जरूरत है। देयर वाज नो प्रूफ ऑफ इंस्टिगेशन बिहाइंड द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जो हुआ उसके पीछे इंस्टिगेट करा किसी ने, इस बात का कोई सबूत नहीं था। He has been accused of instigation. He is facing a charge of accusation. Accusation यानी charge of instigation. He is facing a charge of इंस्टिगेशन। वो एक चार्ज फेस कर रहा, ब्लेम फेस कर रहा है, किस चीज का, इंस्टिगेशन का, मतलब भड़काने का, किसी को उसने भड़काया है, ये चार्ज वो फेस कर रहा है, ये इसका मतलब बना। इंस्टिगेट से इंस्टिगेशन, प्रोवोक से प्रोवोकेशन, इंसाइट से इंसाइटमेंट, इनकरेज से इनकरेजमेंट, अर्ज से अर्जिंग। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट स्लाइड है आपका अंडरमाइन। अंडरमाइन करना क्या होता है साहब, किसी को अंदर ही अंदर कमजोर करना। आपने सुना होगा तो अंदर ही अंदर कमजोर करना, किसी को कट करना, भीतर ही भीतर काटना, दैट इज वीकन। वीक से, वीक एक एडजेक्टिव है, ईएन लगा के उसको हम वर्ब बनाए यहाँ पे, वीकन या इरोड या सबवर्ट या डैमेज। सबवर्ट करना मतलब डैमेज करना,
किसी को अंदर ही अंदर कमजोर करना, सबवर्जन, एन एक्ट ऑफ सबवर्जन, आपने सुना होगा, दिस इज एन एक्ट ऑफ सबवर्जन। तो ये सारे के सारे अंडरमाइन, ये सारे के सारे वर्ब्स है, इनका एंटोनिम आप देखिए, कमजोर करना का उल्टा क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ से। अब देखिए स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन, री इन्फोर्स, अब एक टर्म होता है इन्फोर्स करना, इन्फोर्स करना, फोर्स लाना, देखिए फोर्स करना, मजबूत, फोर्स मतलब ताकत, इन्फोर्स, री इन्फोर्स करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर मजबूती प्रदान करना, जो पहले से थोड़ा सा, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि पुलिस ने री इन्फोर्समेंट मंगाया है, पुलिस ने री इन्फोर्समेंट मंगाया का मतलब क्या होता है, मान लो पुलिस को लगता है कि हम 50 लोग ही है और यहाँ 500 की भीड़ है तो हम संभाल नहीं पाएंगे अगर एजिटेशन हो गया, तो पुलिस क्या करती है, हेडक्वार्टर पे फोन करिए 200 आदमी को भेजो। अब पुलिस वाले भी 250-300 हो जाते हैं और वहां पे एजिटेटर्स 500 हैं, तो अब वो री इन्फोर्स्ड हो गए, अब उनको लगता है कि हम इनका मुकाबला कर ले जाएंगे। समझ में आ रही बात, उसको मतलब री इन्फोर्स करना, खुद को मजबूत कराना, सपोर्ट करना या बोल्स्टर करना। बोल्स्टर टर्म भी आपने सुना होगा, बोल्स्टर का मतलब भी होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू समथिंग, कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर के को ज्यादा मजबूती प्रदान करना, दैट्स कॉल्ड बोल्स्टर। ही इज बोल्स्टरिंग द इंडियाज मिलिट्री माइट। We are working hard, the government is working hard to bolster India's military might. इंडिया के जो मिलिट्री शक्ति है, मिलिट्री की जो शक्ति है उसको मजबूत करने के लिए the government is working hard, या we are working hard. This is how we use the term bolster या reinforce या strengthen. इसका ठीक उल्टा होगा weaken या erode या subvert या damage. Example sentence है बच्चे, the lack of evidence undermines the government's claims. गवर्नमेंट ने कोई क्लेम करा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने क्लेम करा कि भाई इस आदमी ने ऐसा चोरी करा, लेकिन जो नया एविडेंस आया है वो अंडरमाइन कर देता है किसके, इसके चार्जेस को, इसके क्लेम को। इसलिए जो गवर्नमेंट ने जो क्लेम करा है उस क्लेम को कमजोर कर देता है कौन, एक नया एविडेंस आ गया और नए एविडेंस ने गवर्नमेंट के दावे को कमजोर कर दिया। फाइन, नेक्स्ट वन, dubious. Dubious is what? Doubtful. Dubious is doubtful. ये एडजेक्टिव के तौर पे आप इसको यूज करते हैं, dubious talk. That's dubious talk. Dubious talk का मतलब जिसपे हम not trustworthy, जिसपे हम डाउट करते हैं, that's dubious talk. So questionable या doubtful या suspicious या not certain. Not certain के लिए आप क्या यूज करोगे, uncertain. So uncertain, questionable, doubtful या suspicious, ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए dubious का, और doubtful और suspicious। और एंटोनिम, इसका एंटोनिम उल्टा जो बनेगा that is certain, credible, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। ध्यान रखिएगा, एक क्रेडिबल का उल्टा इनक्रेडिबल भी होता है, लेकिन इनक्रेडिबल का मतलब डाउटफुल नहीं होता, ये बात समझ लीजिएगा। इनक्रेडिबल, मैं आपको साफ यहाँ पे ये बता देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने क्रेडिबल टर्म यूज करा। क्रेडिबल इज ट्रस्टवर्दी, समथिंग दैट कैन बी रिलाइड ऑन। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी रिलाइड ऑन, दैट can be relied on. Relied on का मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, that is credible. Okay, credible deterrence. We have developed credible deterrence against any foreign invasion. अगर हमारे ऊपर कोई foreign invasion हमला होता है तो we have developed credible deterrence. हम उनको रोक लेंगे. Okay, fine. अब यहाँ पे जो टर्म आप सुनोगे, अगर आपको लगता है इनक्रेडिबल का मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा, तो नहीं, इनक्रेडिबल का मतलब हो जाता है अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अमेजिंग, अद्भुत हम जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनक्रेडिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ordinary, that's what that is incredible. कहते हैं ना, the beauty of this temple, Meenakshi temple is incredible. The beauty of Somnath temple is amazing, that's incredible. The incredible beauty of someone. She is a woman of incredible talent. She is a player. Virat Kohli is a player of incredible talent. Abhishek Sharma is a cricketer of incredible talent. That's extraordinary or amazing talent है अभिषेक शर्मा में। तब तो हमने वर्ल्ड कप जीता है उन लोगों के बल पे, तो उसके पास टैलेंट है, एंड दैट टैलेंट इज इनक्रेडिबल, अमेजिंग, अविश्वसनीय। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको, अविश्वसनीय। ठीक है, सो ये हो गया मीनिंग। अब एक सेंटेंस हम करते हैं, द कोर्ट रिजेक्टेड द ड्यूबियस एविडेंस। अब देखिए ड्यूबियस एविडेंस का मतलब क्या हुआ, दैट्स नॉट सर्टेन, that's doubtful, that is suspicious या questionable। तो यहाँ पे dubious का मतलब होगा questionable, मतलब not certain। I guess clear। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, समझ पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट वन इज
एस्पर्शंस। एस्पर्शंस का मतलब होता है ना लांछन लगाना। हिंदी में क्या बोलते हैं एस्पर्शन को? हिंदी में बोलते हैं लांछन लगाना। इट्स अ नाउन। एस्पर्शन एक नाउन है साहब, नाउन है एस्पर्शन। स्टॉप कास्टिंग एस्पर्शंस एट अदर्स। दूसरों के ऊपर लांछन लगाना बंद करिए। पॉलिटिशियंस आर यूज्ड टू कास्ट एस्पर्शंस एट अदर्स। जो राजनेता है अक्सर वो दूसरों पे लांछन लगाते हैं, उनकी आदत होती है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कास्टिंग। अक्सर हम ये फ्रेज यूज करते हैं, कास्टिंग एस्पर्शंस एट समवन, कास्ट एस्पर्शन एट समवन। फाइन। अब इसके लिए दूसरा जो सिनोनिम आप यूज करोगे दैट इज एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, स्लैंडरिंग करना। स्लैंडर, स्लैंडर के तौर पे हम यूज करते हैं। स्लैंडर मतलब वही लांछना लगाना। डिफेमेशन, देखिए डिफेम, आपने फेम तो सुना है ना? देखिए फेम, फेम से डिफेम टर्म होता है ना। और ये अमेरिका की कोशिश है कि इंडिया को डिफेम करा जाए। एक दूसरे को डिफेम करने की कोशिश है। ये डिफेम करना है ना, बदनाम करना। तो बदनामी, स्लेंडर, एक्यूजेशंस और एलिगेशंस या एस्पर्शंस, इस तरह से हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है लांछन, आरोप है, जो भी समझ लो आप। इसका उल्टा क्या हो जाएगा साहब? लांछन का उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ हो जाएगी। सो प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूवल और एंडोर्समेंट। एंडोर्स करना, पुष्टि करना किसी चीज को ना। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को सच कह रहा हूं, तो दैट इज, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। दैट्स एंडोर्समेंट ऑफ सम। आई डोंट इंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग, या आई इंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। जो आप कह रहे हैं मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। दैट्स एंडोर्स करना। एक टर्म आपने सुना होगा एंडोर्स करना। इंडोर्स से क्या बनता साहब? इंडोर्स से बन जाता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट टर्म बन जाता है इंडोर्स से। आई गेस क्लियर? द रिपोर्ट कास्ट एस्पर्शंस। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, एस्पर्शंस को अक्सर जब हम यूज करते हैं ना तो ये वर्ब के तौर पे, ये कास्ट एक वर्ब है। यहाँ पे CAST, कास्ट एज अ वर्ब आपने यूज करा। रिपोर्ट सब्जेक्ट हो गया इसमें, एस्पर्शंस को यहाँ पे यूज करा है एज अ ऑब्जेक्ट, और कास्टिंग जो है दैट्स अ वर्ब। सो द रिपोर्ट कास्ट एस्पर्शंस ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स जो है, जो बेचारे यहाँ पे अधिकारीगण हैं, उनके उनके जो इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है उनके जो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी जिसको आप कहते हैं ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है टेक्निकली। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी पे डाउट कर रहा है। आई गेस क्लियर? नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट वर्ड है आपका arbitrary. That's arbitrary decision. Attacking Iran was an arbitrary decision taken by यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक डिसीजन लिया गया, आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ सा? अनरीजनेबल, कैप्रिशियस, whimsical, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक, मेरे पास पावर है, मैं शक्तिशाली हूं, जिसको मैं चाहूंगा उसको अटैक कर दूंगा, उसको उड़ा दूंगा। तो इस तरीके की बात करते हैं। आर्बिट्रेरी डिसीजन, हम कभी कहते हैं वो राजा था उसने आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया कि हमें सके। मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता साहब कि हम अकेले हैं, हम एक जो हमारे मन में आएगा हम करेंगे। तो इस तरीके के लिए हम यूज करते हैं आर्बिट्रेरी। और आर्बिट्रेरी जो है एक एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज करते हैं आर्बिट्रेरी को। रैंडम, अनरीजनेबल मतलब नॉट बेस्ड ऑन रीजनिंग। और कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब होता है whimsical। आपने एक टर्म सुना होगा whimsical, whimsical, based on whims and fancies के थ्रू लिया। whims and fancies, जो मन में आया वही हम करें क्योंकि मेरे पास शक्ति है। तो इस तरीके की जो फीलिंग से करा जाए, दैट्स वो अक्सर आप यूज। आर्बिट्रेरी डिसीजन, आर्बिट्रेरी डिसीजन मतलब अपने मन से लिया, बगैर किसी को, दूसरों को शामिल करे, अपने मन में जो आया हमने ले लिया। whims और फैंसीज पे बेस्ड डिसीजन। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक आपने सुना होगा, ऑटोक्रेटिक। So the decision appeared arbitrary and lacked justification. Justification नहीं था उसमें, वो arbitrary था, मतलब whimsical way में लिया गया, unreasonable way में लिया गया। फाइन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा साहब? जब यहाँ पे irrational है, irrational, आप irrational भी ले सकते हो ना आप, ऑटोक्रेटिक, कैप्रिशियस, whimsical के लिए। मतलब unreasonable तो irrational भी हो गया, तो उसका उल्टा क्या होगा? rational या fair या justified या reasonable। यहाँ पे unreasonable या irrational आप टर्म यूज कर सकते हो। irrational, irrational मतलब arbitrary. Arbitrary is irrational, unreasonable, capricious, whimsical, autocratic, random, और उसका opposite fair, rational, justifiable, justified, and reasonable। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है उसके एंटोनिम के तौर पे काम करेंगे। आपको मैंने सेंटेंस पढ़ के बता दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे। दैट्स डिफ्यूज, डिफ्यूज द टेंशन। डिफ्यूज करने का मतलब होता है किसी चीज में जो बहुत एक्सप्लोड करने की पोटेंशियल होती है उसको खत्म कर देना। जैसे एक बॉम्ब है, बॉम्ब को हम एक डिफ्यूज करते हैं ताकि वो फट ना जाए।
तो टेंशन को भी हम डिफ्यूज करते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन है, दो समुदायों के बीच में कुछ बात हो गई, बहुत टेंशन बढ़ रहा है, तो कोशिश करी जाती है कि इस टेंशन को डिफ्यूज कर दिया जाए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया जाए। डिफ्यूज करने का मतलब हुआ कोई जो टेंशन है या कोई जो पोटेंशियल है जिसमें थ्रेट है, कोई चीज फटने वाला है जो नुकसान करने वाला है, उसके स्ट्रेंथ को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज करना। सो रिड्यूस टेंशन और डेंजर, देखिए एकदम साफ साफ लिखा, रिड्यूस करना किसको, टेंशन को कम करना, रिड्यूस करना, डेंजर को रिड्यूस करना। बॉम्ब में डेंजर है ना, दो समुदाय के बीच में टेंशन है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज करना। सो काम करना, ईज करना, मिटिगेट और सेटल, आप जानते होंगे मिटिगेट करना, कम करना, सेटल करना, किसी को ईज करना, सूद करना, थोड़ा सा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, आप लोग झगड़ा मत करिए, तो धीरे धीरे हम मना के दोनों को अलग अलग कर दिए, दैट्स, हमने डिफ्यूज कर दिया टेंशन को। और अगर हम इसे भड़का देंगे तो हम क्या करेंगे साहब, एस्केलेट करना या एग्रीवेट करना, इंटेंसिफाई करना, इनफ्लेम करना। फ्लेम, आग, आग लगा देना, और आग भड़का देना जिसको आप बोलते हो, है ना। इंटेंसिफाई करना, एग्रीवेट करना, एग्रीवेट करना मतलब किसी चीज को इंटेंसिफाई कर देना। एस्केलेट करना, आपने एस्केलेशन सुना होगा, एस्केलेशन ऑफ टेंशन। डी एस्केलेशन, डी एस्केलेट करना इसी का उल्टा होता है। Tensions between India and Afghanistan, India and Pakistan is escalating. The war between Iran and Israel is escalating. War जो है ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, that is escalating. Escalating मतलब वो तेज होता चला जा रहा है, escalation हो रहा है उसमें, escalate कर गया, आपने सुना होगा, war escalate कर रहा है। समझ में आई बात? ओके, अब जो है ये वर्ब के तौर पे आप यहाँ पे यूज करते हो, इसीलिए ये सब के सब क्या है, वर्ब है, ये सब के सब वर्ब है। द टाइमली इंटरवेंशन हेल्प डिफ्यूज द क्राइसिस, क्राइसिस को या टेंशन को डिफ्यूज करने में टाइमली इंटरवेंशन ने मदद करी है। नेक्स्ट है रिट्रेट करना। रिट्रेट इज व्हाट, री इज अगेन, डूइंग इट अगेन, तो रिट्रेट करना इज टू रिपीट समथिंग, रिट्रेशन, रिपीट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल दूसरा, रिपीट करना, रीस्टेट, एम्फसाइज या रीअफर्म, रिट्रेटेड, he retreated या someone retreated का मतलब repeated या restate मतलब again, फिर से कहना है। state is to say something, आपने सुना होगा state करना, he stated, someone stated, उसने कुछ बात करी। restate करना, say something again, that's repeating something, that's reiterate करना। I guess clear। अब जो है emphasize या reaffirm, opposite retraction, that's withdraw कर लेना, विद्रॉ पीछे खसीट लेना, विद्रॉ करना, डिनाई करना या रिनाउंस कर देना, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम के तौर पे रिट्रेट का, ये सब ये भी वर्ब है, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं, ये सिनोनिम, ये एंटोनिम। एग्जाम्पल, द लीडर केप्ट रिट्रेटिंग देयर डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स, कोई नेता लोकसभा के फ्लोर पे खड़ा होकर बार बार बोलता है नहीं हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करना ही है, हमें पुलिस में रिफॉर्म्स करना है, पुलिस रिफॉर्म्स करना है, तो द लीडर केप्ट reiterating, kept reiterating का मतलब बार बार अपनी बातों को रखता गया, अपनी बातों को emphasize करता गया, ये मतलब हुआ reiterate का। नाउ हम लोग आते हैं बच्चे पैसेज, अब पैसेज को आप पढ़िए जरा। नथिंग एट ऑल ऑन सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटलिस्ट, इसको रिलीज कर दिया गया आगे लद्दाख, ये लद्दाख के हैं। अब इसको जरा 1 मिनट में हम लोग पढ़ लेते हैं, आपके सामने है एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक रिलीज, इसको जरा आप पढ़ लीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट का रीड है, जस्ट 1 मिनट रीड। चलिए अब मैं जरा इसको जल्दी से आइडियाज क्या है डिस्कस करिए हमारा। अब देखिए मेन बात शुरू होती है, मेन बात अब शुरू होती है। पैसेज आता है इस तरह से, हमें करना होगा आपको बैंकिंग में या कैट में या जहां पे भी। देखिए अब हमें किस आइडिया कैसे समझना है। Activist Wang Chuk's release on March 14 ended a month-long political standoff between the allies and Ladakh leadership, and on one hand and the center on the other. एक sentence हुआ, someone has been released, Sonam Wangchuk has been released
on 14th after a long month legal and political standoff. After a standoff के बाद, जो standoff मतलब blockage, हमने अभी बात करी थी, डेडलॉक या स्टैंड ऑफ के बाद उसको रिलीज करा गया. देयर वाज अ स्टैंड ऑफ, he was I mean that he was released on March 14, 14 मार्च को रिलीज कर दिया गया. ओके, एंड देयर वाज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन. अब देखिए स्टैंड ऑफ किसके किस बीच में है? हिज अलाइज मतलब बानचुक्स अलाइज मतलब जो उनके सपोर्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एंड लद्दाख्स लीडरशिप. एक ऑन वन साइड एक हो गया, दूसरा हो गया सेंटर ऑन द अदर साइड. तो स्टैंड ऑफ जो चल रहा था, जो डेडलॉक चल रहा था बातों का, किसके किसके बीच में? बानचुक के अलाइज और लद्दाख लीडरशिप के बीच में, और गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, जो कि खत्म हो जा रहा है. इसके रिलीज के बाद ये थोड़ा कम हो गया, ये ना. ओके, डिटेनिंग हिम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. अब आपको ध्यान में रखना है NSA, that's National Security Act 1980. The central alleged that he was the chief provocateur. अब देखिए provocateur आ गया. सेंटर ने क्या बोला कि वही जो था मेन इंस्टिगेटर था. कौन? बानचुक मेन इंस्टिगेटर था. सेंटर उसको ब्लेम कर रही है, और सेंटर ने उसको डिटेन करा था किसके अंदर? NSA 1998 के अंदर, 1980 के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर सेंटर ने उसको डिटेन करा. और उसके ऊपर चार्ज क्या लगा? सेंटर ने चार्ज क्या लगाया? देखिए कि वही प्रिंसिपल प्रोवोकेटर था, मतलब मुख्य रूप से भड़काने वाला इंसान वही था. कब किस चीज को भड़काया? सितंबर 25 में जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे लेह में. लेह वहां पे लद्दाख में है, लेह आपने सुना होगा. तो लेह के अंदर एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था सितंबर 2025 में, जिसमें 4 लोग मर गए. एंड डब्ड हिज प्रेजेंस इन दिस रीजन as a catalyst for the Arab Spring like mobilization to force its hand on the Ladakh's constitutional status. That is, अब इस केस में एक बात मैं आपको समझाऊं. इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्जेस उसके ऊपर लग गए वो ये कि उस चीफ प्रोवोकेटर था, और वो उसकी जो प्रेजेंस है, मतलब बानचुक की जो प्रेजेंस है इस रीजन में, वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा. कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो तेजी से बढ़ा देगा. हमने ऑलरेडी आपको बता दिया किस चीज में कैटलिस्ट का काम करेगा. अरब स्प्रिंग लाइक मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स. अब इस चीज को समझिए. अरब स्प्रिंग लाइक मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है, अरब स्प्रिंग क्या होता है साहब? अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, a series of democratic protest. इसी को हम कहते हैं प्रोटेस्ट, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, जिसको आप कहते हो अ सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट. उसके लिए एक फ्रेज यूज करा गया है, अरब स्प्रिंग लाइक प्रोवोकेशन मोबिलाइजेशन. मतलब अरब मिडिल ईस्ट में एक बार ये हुआ था, ये जो एक सीरीज ऑफ कई कंट्रीज में डेमोक्रेटिक जो है प्रोटेस्ट होने लगे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट होने लगे. इस वहीं से ये फ्रेज उठाया गया है, अरब स्प्रिंग लाइक मोबिलाइजेशन. जब भी पैसेज में ऐसा कोई वर्ड आए और उसका हाईलाइटेड हो तो आप सतर्क हो जाइए. क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अरब टाइप का फिर से कोई प्रोटेस्ट हो, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, उसमें वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है के तरह मैं उसको देख रहा हूं. समझ में आई बात? और वो चीफ प्रोवोकेटर है. इसी आरोप के तहत उसको गवर्नमेंट ने डिटेन करा. Fine. The center also argued that the given Ladakh's border with China and Pakistan continue instigation by high-profile figure like Wanchuk threatens the integral territorial stability. अब देखिए दूसरा चार्ज क्या लग रहा है? एक चार्ज तो इसके ऊपर लगे चीफ प्रोवोकेटर है, उसके बाद एडिशनल बात क्या कर रहे हैं? सेंटर बोल रही है कि भाई चूंकि लद्दाख जो है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों से लग रहा है, तो इसीलिए ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, यहाँ पे उसके लिए हाई प्रोफाइल फिगर किसके लिए आया? सोनम वांगचुक के लिए आया. तो हाई प्रोफाइल फिगर के जो प्रेजेंस है उस इलाके में, वो क्या करता है? जो हमारी टेरिटोरियल स्टेबिलिटी है, जो हमारा जो टेरिटरी मतलब जो हमारी भौगोलिक जो हमारी स्थिरता है, उसके लिए एक खतरा है. तो इसमें हमने इस बात को पढ़ा कि इसको डिटेन करा गया. सोनम वांगचुक को स्टैंड ऑफ जो था उन दोनों के बीच में चल रहा था, उसको डिटेन करा गया. उसके बाद क्यों करा गया? उसके पीछे क्या बात रखी गवर्नमेंट ने? अपनी पॉइंट क्या रखा कि वो एक प्रोवोकेटर है और अरब स्प्रिंग लाइक कोई बात करने में उस कैटलिस्ट का काम कर सकता है, और वहां पे टेरिटोरियल स्टेबिलिटी को खतरा है इसके वहां पे होने से. नेक्स्ट स्लाइड पे आइए बच्चे. इसमें हम आपको 20-30 सेकंड में इसको खत्म करिए. मैं पढ़ ही देता हूं. About 6 months later, the Ministry of Home Affairs notified the order intending to create an environment of peace, stability and mutual trust. मतलब क्या हुआ? 6 महीने के बाद
टांगे 6 महीने के बाद क्या कर रही है सरकार ने बोला कि नहीं हमें पीस चाहिए, स्टेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए एंड रिज्यूम फॉर्मल टॉक्स विद द लद्दाख बॉडी। अब देखिए अभी जो बात हो रही थी शुरू में कि वांचुक एंड उसके जो लद्दाख के कुछ कुछ बॉडीज हैं, यहाँ पे देखिए ना पहला स्लाइड में आपने पढ़ा वांचुक अलाइज एंड लद्दाख लीडरशिप। तो लद्दाख लीडरशिप में कौन कौन आ गया, यहाँ पे देखिए लद्दाख लीडरशिप में आ गया LAB एक और दूसरा आ गया करगिल जो अलायंस जो है ये KDA, लद्दाख लेह अपेक्स बॉडी, लेह अपेक्स बॉडी इसीलिए LAB लिखा। और टाइम जब आप पढ़िए ना तो इसको खट से 1 मिनट में सेकंड्स में इसको देखिए और ये याद रखिए LAB या KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये थोड़ा टाइम आपका बचाता है जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो। But even as the Judicial Commission was still investigating the September violence, Wanchuk's legal team and his wife had successfully undermined the government's case। मतलब क्या हुआ भाई, जब चूंकि अभी भी बट इवन एज ये जो कनेक्टर्स होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो कनेक्टर्स होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि चूंकि जुडिशियल कमीशन का इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सितंबर 25 में जो पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा था कि वायलेंस हुआ लेह में जिसमें 4 लोग मारे गए, तो उस पर जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है। और इसी बीच में क्या होता है, इवन एज द कमीशन इन्वेस्टिगेट्स द वायलेंस, वांचुक की लीगल टीम और उसकी पत्नी ने जो है वो बहुत ही सफलतापूर्वक सरकार के केस को कमजोर कर दिया, अंडरमाइन कर दिया। तो इसमें हमने क्या लर्न करा कि LAB और कारगिल, इसके बाद बात हम कर रहे हैं इसमें पीस और स्टेबिलिटी की बात चल रही है सरकार के साथ इनकी। दूसरा कि जो वांचुक की टीम है और उसकी वाइफ ने सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट उसके केस को कमजोर कर दिया। फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया द alleged evidence of incitement was a translation of the short speech parodied with a page of aspersions as legally dubious pattern seen in the Elgar Parishad। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैं समझाता हूं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी उसके ऊपर alleged मतलब say something without proof, there is a word allege, ALLEGE, allege is a verb, meaning is to say something without proof, say something without proof, that's allege। तो the alleged जो without proof, जो इस पे alleged evidence of incitement मतलब जो incitement भड़काने के लिए जो evidence का इस्तेमाल करा गया जिसका कोई proof नहीं, alleged evidence, यहाँ पे हम proof, हम alleged बात कर रहे हैं ना, without any proof, was a translation, वो एक translation था। जो evidence था, जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो एविडेंस यूज करा, that was a translation of a speech, एक स्पीच का किसी ने बोला उसका ट्रांसलेशन कर दिया उसने, जो कहीं पे लिखा हुआ किसी पेज पे लिखा हुआ था जिसमें aspersions थी, पैडेड विद पेजेस ऑफ aspersions। aspersions का मतलब किसी के ऊपर ब्लेम चार्जेस लगाया। तो अगर कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट में कोई भी आदमी किसी सरकार के ऊपर कुछ के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो सिर्फ उसकी बातों को ट्रांसलेट करके उसी को एविडेंस के तौर पे पेश किया गया, ये यहाँ पे करी जा रही है। अ लीगली ड्यूबियस पैटर्न, इस पूरे बात को यहाँ पे क्या बोला गया है, एक ड्यूबियस पैटर्न है, डाउटफुल या क्वेश्चनेबल पैटर्न है। क्या है क्वेश्चनेबल पैटर्न? क्वेश्चनेबल पैटर्न है कि आप किसी के स्पीच को ट्रांसलेट कर लेंगे और उसको एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे, तो दैट्स अ ड्यूबियस पैटर्न। मेरी बात समझ में? और यही पैटर्न देखा गया कहां पे, एल्गर परिषद में, दिल्ली लिकर स्कैम में, ये सब अलग अलग केसेस हैं। पहला देखिए एल्गर परिषद, एक पुणे में हुआ था, शायद एल्गर परिषद पुणे में आपने पढ़ा होगा। दूसरा लिकर स्कैम दिल्ली में हुआ था, आपने पढ़ा होगा। और GN साई बाबा केस, ये तीनों केस में इसी ड्यूबियस पैटर्न का इस्तेमाल करा गया। यानी कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है और उनके ऊपर फ्रेम कर दिया गया चार्ज। ठीक है। His lawyers also pointed to Wanchuk's social media post condemning the unrest that day। मतलब क्या हुआ, अब उनके लॉयर, वांचुक के लॉयर ने यह बात भी बताई कि भाई वांचुक ने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है जिसमें उसने अनरेस्ट को, अनरेस्ट का मतलब क्या होता, डिस्क्वाइट, अनरेस्ट का मतलब टर्मोइल जिसको कहते हैं, टर्मोइल। अनरेस्ट का मतलब जो टर्मोइल हुआ, यानी कि लेह में जो उस दिन लिखा है ना टर्मोइल हुआ, लेह में सितंबर में जो टर्मोइल हुआ, ये सितंबर वाली जो बात कहीं पे करी गई है उसकी वांचुक ने निंदा करी है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे। ये बात भी वांचुक के लॉयर ने रखी। तो आप समझिएगा इन बातों को कि इसमें हमने क्या सीखा कि भाई वांचुक के जो लीगल टीम है और उसकी वाइफ है, उसने उस गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसके खिलाफ जिसने डिटेन करा है वांचुक को, उसके पॉइंट्स को कमजोर कर दिया। और उसने बताया कि जो उनका जो एविडेंस है वो एक क्या है,
एक लीगली ड्यूबियस पैटर्न पे बेस्ड है, जिस पैटर्न का इस्तेमाल बाकी के केसेस में भी करा गया, मतलब वो कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं माना जाएगा और उसके बेसिस पे कमजोर कर दिया। The Supreme Court has also expressed serious concerns over the बानचुक's health। अब दूसरी एक नया पॉइंट और आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बानचुक के हेल्थ पे, जो जोधपुर जेल में बंद है, उस पे एक अपना कंसर्न को शो करा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया, किसको लेकर के? उस एक्टिविस्ट के हेल्थ को लेकर के। His release from the in just 3 days before the court's final decision, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, final hearing on the matter, letting the ministry to avoid potentially embarrassing ruling that could have deemed the detention arbitrary fine। अब देखिए इस बात को समझते हैं। उसका रिलीज 3 दिन पहले होता है, कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट आने वाला, फाइनल हियरिंग आने वाला है, फाइनल हियरिंग कोर्ट का आने वाला है, उसके 3 दिन पहले उसको रिलीज कर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिससे क्या हो रहा है? लेटिंग द मिनिस्ट्री टू अवॉइड अ पोटेंशियली एम्बैरेसिंग सिचुएशन। इससे क्या हो जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो मिनिस्ट्री जिसने उसको अरेस्ट, जिसके तहत उसको NSA 1980 के तहत अरेस्ट किया गया है, गवर्नमेंट एम्बैरेस फील ना करे, क्योंकि फाइनल हियरिंग हो सकता है कि फाइनल हियरिंग हो और उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ ही बात कर दे सुप्रीम कोर्ट, तो गवर्नमेंट एम्बैरेस फील करेगी कि नहीं करेगी? तो पोटेंशियल एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है, पोटेंशियल एम्बैरेसिंग रूलिंग आ जाए, जिससे गवर्नमेंट को जो है बचने के लिए ऐसा कर दिया, that could have deemed the detention arbitrary। और वो क्या हो सकता है पोटेंशियल जो आर्बिट्रेरी डिसीजन है कि भाई क्या हो सकता है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्या हो सकता है कि इस डिटेंशन को आर्बिट्रेरी बता सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बानचुक के डिटेंशन मतलब अरेस्ट, उसके अरेस्ट को क्या बता सकती है? आर्बिट्रेरी बता सकती है, शायद फाइनल हियरिंग में, और उसीलिए फाइनल हियरिंग से ठीक 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने उसको रिलीज कर दिया। नेक्स्ट है, बट व्हाइल बानचुक्स रिलीज हैज डिफ्यूज द इमीडिएट टेंशन, देखिए डिफ्यूज करा, टेंशन के इस्तेमाल करा, द पॉलिटिकल सिचुएशन रिमेन्स फंडामेंटली अनरिजॉल्व। अब एक बात है, ठीक है इमीडिएट टेंशन खत्म हो गया, लेकिन जो मेन इशू है पॉलिटिकल टेंशन जिसकी वजह से है, दैट रिमेन्स फंडामेंटली अनरिजॉल्व, वो अभी भी सॉल्व होना है, वो बाकी है। 2 days on, Leh saw massive rallies for the first time since September। सितंबर के बाद पहली बार मैसिव रैली लेह में हुआ है। करगिल ऑब्जर्वर शटडाउन, करगिल में शटडाउन हुआ है, विद लोकल लीडर्स सेइंग दैट द एजिटेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वुड कंटिन्यू। लोकल लीडर्स ये बोल रहे हैं कि एजिटेशन है, जो प्रोटेस्ट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संवैधानिक को सेफगार्ड करने के लिए, दैट विल गो ऑन, दैट विल कंटिन्यू। एंड दिस इज द फाइनल स्लाइड। Talks between Ladakh bodies and the ministry have however been inconclusive, not conclusive, कोई रिजल्ट मतलब इम्पैसिव में कहा, इनकंक्लूसिव हुआ मतलब इम्पैसिव पे पहुंच गया। किसके किसके बीच में बात हो रही है? लद्दाख बॉडी, जो भी आपने LD और KDA वगैरह की बात करी वो हो गया, और मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे मिनिस्ट्री, उनके बात में इनकंक्लूसिव हो गया, मतलब इम्पैसिव पे बात आके खत्म हो गई। विद द लैब एंड द KDA reiterating their demands for statehood and sixth schedule status already recommended by the National Commission for the Scheduled Tribes and promised in the BJP's 2020 election manifesto। That is what इनकी क्या डिमांड है? KDA की और लैब की क्या डिमांड है? ये लैब जो बॉडी है, लेह बॉडी जो आप अभी हमने पढ़ा शुरू में, तो उनकी क्या डिमांड है? वो एम्फसाइज कर रही है क्या कि भाई आप मुझे स्टेटहुड दो। पहला डिमांड क्या है हमारा? स्टेटहुड का। दूसरा डिमांड क्या है? 6th शेड्यूल लागू करो, 6th शेड्यूल स्टेटस दो। तो 2 डिमांड है उसके ऑलरेडी, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में ऑलरेडी ये रिकमेंडेड है। कौन? 6th शेड्यूल स्टेटस। तो इसीलिए वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ भाजपा ने 2020 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इस बात को करी है कि हम आपको 6th शेड्यूल स्टेटस देंगे और हम आपको स्टेटहुड की भी हम बात करेंगे। समझ में आई बात? अब फाइनली क्रुशियली अदर एक्टिविस्ट्स इंक्लूडिंग these ये दोनों शांता जोजय रिमेन इन डिसीजन। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट तरीके, क्या है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अदर एक्टिविस्ट हैं, जैसे इसमें ये नाम है और ये नाम है, दैट इज इन डिटेंशन, अभी वो डिटेंशन में है। इन इफेक्ट व्हाट वांगचुक's डिटेंशन वाज मींट टू सर्व इज अनक्लियर। अब कह रहे हैं कि भाई वांगचुक को क्यों रखा गया, दैट इज स्टिल अनक्लियर, beyond allowing the center to brandish the heavy hand। brandishing heavy hand का मतलब सिवाय इसके कि हम अपनी ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा ये बात समझ में नहीं आ रही। worsening his health, उसके हेल्थ को खराब करना, and stalling negotiations, और ऐसा करके जो negotiation हो सकता था उसको भी stall कर दिया। एंड फाइनल है unless the center can negotiate in good faith। और देखिए अब इसके बाद negotiation should be taken place in good faith, दोनों पार्टी के बीच में। जो एक्टिविस्ट्स हैं यहाँ पे, जो लद्दाख बॉडीज हैं
LBL लैब और KDA और वांचुक वगैरह एक तरफ और दूसरी तरफ सेंटर, उनके बीच में गुड फेथ होना चाहिए। उसमें जब तक बात नहीं होगी, then the Ladakh leadership and provide concrete timeline, और जब तक एक प्रॉपर टाइमलाइन में इस डेट में ये होगा, इस डेट में ये होगा, जब तक ऐसा नहीं होगा, the people of Ladakh will not get their dues. लद्दाख के लोग अपना ड्यू नहीं पाएंगे। ड्यूज मतलब जो उनका डिमांड है, जो उनका हक बनता है, वो नहीं मिल पाएगा। और उनका हक क्या है साहब? स्टेटहुड पहला, और दूसरा उनका डिमांड है 6th शेड्यूल स्टेटस जो है उनको मिलना चाहिए। तो अब आप पूरी बात को पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ गया कि जो पूरी का पूरा बैकग्राउंड जो है, वो बैकग्राउंड क्या है कि जो उनका सितंबर में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। उस प्रोटेस्ट के वजह पे गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि जो इसमें मेन प्रोवोकेटर है वो सोनम वांगचुक है। उसके इससे इन्फ्लुएंशियल आदमी उस रीजन में रहेगा, तो चूंकि पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, तो उससे वहाँ पे उसके प्रेजेंस से खतरा है। ये कल के लिए हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए खतरा बनेगा। तो सरकार ने उसको क्या कर लेते हैं, उसको डिटेन कर लिया। जब डिटेन कर लिया तो फाइट शुरू हो गई आपस में, गवर्नमेंट और स्टेट जो लद्दाख बॉडी से उनके बीच में। अब उसमें क्या हो रहा है कि सरकार का क्या कहना है वो आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पे पूरी बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ठीक है, इसका हेल्थ खराब हो रहा है, और उसके जो एविडेंस उसको दिए गए हैं, जिसमें जहाँ पे फाइट हो रही है, जो एविडेंस गवर्नमेंट ने पेश किए हैं वो ड्यूबियस नेचर का है, वो बहुत ही कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। इसे और एक स्पेसिफिक पैटर्न, ड्यूबियस पैटर्न की बात करता है। जो 2-3 और केसेस हैं, दिल्ली लिकर स्कैम और वो पुणे वाला जो मैंने अभी आपको एक बात बताया था उनमें, और एक और 2-3 केसेस में उस तरह के पैटर्न को फॉलो किया, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का केस कमजोर हो गया। इसी में गवर्नमेंट ने इसी बीच में आपने पढ़ा होगा कि अरब वाला जो एक पैटर्न है वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का, उस तरीके से अरब स्प्रिंग टाइप का कोई मूवमेंट, उसमें भी गवर्नमेंट को आशंका है कि ये वांगचुक ऐसा कर सकता था। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। कुल मिला के अगर आप देखें तो जो ऑथर जिसने इसको लिखा है वो क्या लग रहा है आपको? क्या वो सपोर्ट करता हुआ लग रहा है? किसको सपोर्ट करता हुआ लग रहा है? कहीं ना कहीं वो वांगचुक की बातों को सपोर्ट करता हुआ, वांगचुक की साइड को सपोर्ट करता हुआ लग रहा है। और गवर्नमेंट की इस जो उसका जो डिटेंशन है, जिसकी वजह से उसका हेल्थ पुअर हो गया, जो बातें इंस्टॉल मतलब नेगोशिएशन इंस्टॉल हो गई, इन पूरी बातों का वो निंदा करता हुआ, कहीं ना कहीं आलोचना करता हुआ कौन लग रहा है? ऑथर की बात को अगर आप देखें, देखिए यही आखिरी लाइन से ही समझिए, जब तक नहीं सेंटर नेगोशिएट करेगी गुड फेथ में लद्दाखी लीडरशिप के साथ, और जब तक उनको एक सही समय के अनुसार टाइमलाइन के अंदर इस काम को नहीं करेगी, तब तक लद्दाख के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि लद्दाख के लोगों के साथ ऑथर खड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है उसको आलोचना कर रहा है ऑथर। तो टोन कैसा हो गया? आलोचना करने वाला हो गया। बाकी हमने इसका बैकग्राउंड बता दिया है, हमने चीजों को समझ लिया है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। पहला, द पैसेज सजेस्ट दैट द डिटेंशन ऑफ वांगचुक अंडर NSA was questionable. Okay, पैसेज ये बोलता है, बिल्कुल सही, यहां तक तो ठीक ही है। Which of the following best captures the author's underlying criticism? Underlying criticism का मतलब होता है जैसा ऑथर को लग रहा है, मतलब आपने साफ समझ लिया। पैसेज यहाँ पे बोल जा रहा है कि ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑथर फील कर रहा है कि इसके साथ बुरा हो रहा है, लद्दाख के साथ बुरा हो रहा है, सोनम वांगचुक के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा फील कर रहा है ऑथर, इसीलिए टर्म यूज करा गया है अंडरलाइंग क्रिटिसिज्म। तो अब आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते से बहुत सावधान रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स क्रिटिसिज्म? ऑथर के क्रिटिसिज्म को कौन कैप्चर कर रहा है? इनमें से 4-5 जो ऑप्शन है। द पैसेज सजेस्ट, एक बात क्लियर है कि डिटेंशन जो था वो ड्यूबियस था, वो क्वेश्चनेबल था। इस बात को कौन बेस्ट कैप्चर कर रहा है? तो पहला, द सेंटर फेल्ड इन टू एक्ट स्विफ्टली इन अ सेंसिटिव बॉर्डर रीजन। अब बॉर्डर रीजन में सेंटर स्विफ्ट एक्ट करने में फेल हो गई, इससे क्या मतलब? ये तो पैसेज में कहीं मेंशन भी नहीं है, तो ये तो आउट हो गया। ये तो पैसेज में कहीं इस इशू को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए सेंटर ने स्विफ्ट कदम नहीं उठाया, तेजी से कोई कदम नहीं उठाया, जबकि ये सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है। ये तो इस ऑथर के इस क्रिटिसिज्म को, आलोचना को मजबूत तो नहीं कर रहा है, कोई रिलेशन नहीं है उसका। नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ शुड नेवर बी यूज्ड इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये कहाँ हो जा रही है भाई कि ऐसे डिटेंशन लॉ को डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी यूज नहीं होना चाहिए? ऑथर ये तो नहीं कहीं सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को यूज ही मत करिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में। सोनम वांगचुक के केस में वो गलत है,
ये बोल रहा है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है कि आप इसका इस्तेमाल ही ना करें। ओके, तो ये भी आपका आउट हो गया। अब आप आ जाइए, द गवर्नमेंट्स केस लैक्ड स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंडिंग एंड अपीयर्ड एक्सेसिव। अब देखिए बात समझिए, गवर्नमेंट का जो केस है, जो चार्ज उसने लगाया है सोनम वांगचुक पे, अभी वहां पे होता ना कि भाई वीक हो गया, उनकी जो वाइफ है, उनका लीगल टीम मजबूती से खड़े हो गए, उसने गवर्नमेंट के क्लेम को कमजोर कर दिया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का केस कमजोर था ना साहब, लैक कर रहा था स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंडिंग, स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंडिंग वो लैक कर रहा था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आपको देखना नहीं है बाकी। सो खट से हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे। जुडिशियल इंटरवेंशन इन इन एग्जीक्यूटिव डिसीजन वीकन्स गवर्नमेंट। ये बात जो है, जुडिशियल इंटरवेंशन गवर्नमेंट को वीकन करता है नहीं करता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पैसेज से नहीं मिल रहा है। और एक्टिविस्ट शुड नॉट बी इन्वॉल्व, ये तो ऐसे वैसे आंसर बने हैं, तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए क्यों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। Why does the author refer to cases like the एल्गार परिषद? ओ, तीन बात करी थी, एक एल्गार परिषद, एक बात करी थी उसने दिल्ली लेकर स्कैम, और एक और बात श्रीनिवास करके, तीन नाम जो हमने अंडरलाइन किया था, आपको बताया था। उसको क्यों, ये है ना साई बाबा लिखा ना, जी एन साई बाबा। सवाल है कि ऑथर ने इनका नाम क्यों लिया? तो भाई बिल्कुल साफ है, आप ऑप्शन मत देखो ना, अभी तो आपने पढ़ा है कि इन तीनों का जो नाम लिया ऑथर ने, ये बताने के लिए कि सरकार ने एक नया पैटर्न चलाया है कि ड्यूबियस एविडेंस के आधार पर किसी को पकड़ लो, थोड़े बहुत एविडेंस मिले उसी के आधार पे किसी को डिटेन कर लो। तो इस ये तीनों भी उसी के उसी के क्या रहे हैं बेचारे, विक्टिम्स रहे हैं। तो उन ये बताने के लिए कि ये लोग भी उसी तरह सरकार के उस ड्यूबियस एविडेंस वाली जो पैटर्न है उस पे फंस गए थे, इस बात को बताने के लिए। तो अब आ जाइए, ऑप्शन को बढ़िया से समझिए। टू हाईलाइट जुडिशियल बायस इन पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल केसेस में जुडिशियल बायसेस होते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए तो नहीं बोला ये। To show a recurring pattern of weak or questionable evidence in serious charges, that's correct. Government serious charges लगा रही है, और जबकि उनका जो क्वेश्चन एविडेंस है that is dubious, that is questionable, that is weak, और यही पैटर्न रेकरिंग पैटर्न है। रेकरिंग पैटर्न क्या है? रीअकर पैटर्न। कैसे? पहले एल्गार परिषद में कर दिया, फिर जीएन साई बाबा में कर दिया, उसके बाद दिल्ली लीकर केस में कर दिया, ये पैसेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, और उसके बाद वांगचुक वाले में कर दिया। तो इस बात को हाईलाइट करने के लिए तो आंसर हो गया आपका बी। अब आप इसको फिर भी एक बार आप नजर मारिए। टू कंपेयर द सिवियरिटी ऑफ क्राइम कमिटेड इन डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट केसेस, उस डिफरेंट केसेस में कितना सिवियर इंटेंस क्राइम हो रहा है, उसका कंपैरिजन है इसमें। द क्रिटिसाइज द रोल ऑफ द मीडिया, ये सब बातें इररिलेवेंट है ना, बहुत सी ऑप्शंस। सपोर्ट द गवर्नमेंट्स स्टांस, गवर्नमेंट के स्टांस को सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के स्टांस को वीकन करने के लिए यूज करा गया है, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। Which of the following can be inferred about the, infer मतलब नतीजा निकाला, inferred about the center's decision to release वांगचुक। अब वांगचुक को रिलीज करने के लिए which of the following can be inferred about, क्या चीज उसके बारे में समझा जा सकता है? सेंटर्स डिसीजन, सेंटर ने डिसीजन लिया ना साहब, क्या किस चीज का, कि वांगचुक को रिलीज करो। तो इनमें से which of the following can be inferred about that? ऑप्शन नंबर 1, इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेस्ड था, वांगचुक को रिलीज कर दो बिकॉज कि उसके है, वो इंसान है इस ग्राउंड पे। अच्छा, दूसरा, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल प्रेशर, कोई इंटरनेशनल प्रेशर की बात ही नहीं हो रही है। तीसरा, इट एम टू अवॉइड अ पोटेंशियल अनफेवरेबल जुडिशियल वर्डिक्ट। अब आपने अभी नहीं पढ़ा कि भाई जो फाइनल जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग सुनने आ रहा है, उसके ठीक 3 दिन पहले उसको रिलीज कर दिया, एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए शायद सरकार ने ऐसा किया। तो उसका पर्पस है अवॉइड द पोटेंशियली अनफेवरेबल जुडिशियल वर्डिक्ट। इसकी वजह से which of the following can be inferred, क्यों करा गया? तो इस बात से सीधा सीधा पैसेज में मेंशन किया हुआ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द सेंट्रल इशू दैट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड इवन आफ्टर वांगचुक्स रिलीज? ओ भैया, सेंट्रल इशू क्या है? किसके लिए फाइट कर रहे हैं लोग? वांगचुक और उसकी टीम किसके लिए फाइट कर रही है? उसको स्टेटहुड के लिए, लद्दाख को, और सिक्स जो उनका स्टेटस, सिक्स क्या है स्टेटस, उसके लिए कर रहे थे वो। ओके, तो इसमें होगा बॉर्डर टेंशन, द लेजिटिमेसी ऑफ constitutional and political demands of Ladakh leadership, the role of judiciary, media influence, ये कट गया, ये कट गया, border tension भी never कट गया, the legitimacy of preventive detention law,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ लद्दाख लीडरशिप। लद्दाख की लीडरशिप क्या मांग रही है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कि 6 जो एक स्टेटस है ना, 6 स्टेटस, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल डिमांड की यहाँ पे बात हो रही है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, अब आप आ जाइए आखिरी क्वेश्चन पे आ जाइए। The tone of the passage can be best be described। अब टोन की बात हमने पहले कर ली थी, आपको बता दी थी, हमने जब पैसेज पढ़ा कि ऑथर क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आ रहा है, आलोचना करता हुआ नजर आ रहा है, तो बोलिए टोन क्या है? न्यूट्रल तो नहीं है ना, ऑथर न्यूट्रल होकर बात तो नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्शन में किसी चीज को डिस्क्राइब करने की बात नहीं कर रहा है। क्रिटिकल एंड एनालिटिक, एक एक मुद्दे को बहुत बारीकी से एनालाइज कर रहा है और आलोचना भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। और अब एक दो सवाल और है, उसको हम लोग कर लेते हैं, ये कॉमन एरर वाला है। जैसे देखिए, एक्टिविस्ट वांचुक्स रिलीज ऑन मार्च 14 एंड अ मंथ लॉन्ग, एंड नहीं एंडेड, यहाँ पे पास्ट में हो गया नहीं ये एक्ट, तो इसको हम लिखेंगे एंडेड, तो ये करेक्ट हो गया आपका। और द सेंटर alleged that he was the chief provocateur of the clashes which has left for which has, कैसे he was बोल दिया ना, तो पास्ट में हुआ ना, जब पास्ट में हुआ तो हैज क्यों लिख रहे हो यहाँ पे? which had left for people dead। इस तरीके से हमने समझा। अब मुझे यकीन है बच्चे कि आप लोग ने इसको बेहतर समझा होगा, और हमने कोशिश करी है कि वोकैब के साथ साथ जो है कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपका वोकैब भी बेहतर हो। थोड़ा बहुत जो ग्रामर की बात होती है उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान हम आपका यहाँ पे आकर्षित कर रहे थे। तो इस तरह से हमने इसको समझा है, और मुझे यकीन है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।